नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर की सबसे गहरी, सबसे मौलिक इच्छा क्या है? वो कौन सी एक शक्ति है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठाती है, जो आपको काम करने, प्यार करने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है? कुछ लोग कहेंगे कि यह जीने की इच्छा है, बस किसी तरह से अपनी जान बचाए रखना। कुछ और कहेंगे कि यह खुशी की तलाश है, सुख को पाना और दुख से बचना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दार्शनिक था जिसने कहा कि यह दोनों ही बातें अधूरी हैं। उसने कहा कि हमारे अंदर की सबसे गहरी, सबसे आदिम और सबसे शक्तिशाली इच्छा न तो सिर्फ जीने की है और न ही सिर्फ खुश रहने की। ये तो कुछ और ही है। यह है शक्ति की इच्छा। ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत ही अंधेरी, एक बहुत ही नकारात्मक तस्वीर उभरती है। हमें लगता है कि यह दूसरों पर राज करने, उन्हें दबाने और उन पर अपनी हुकूमत चलाने की इच्छा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि यह इस विचार का सबसे विशाल और सबसे खतरनाक झूठ है। आज हम 19वीं सदी के उस सबसे विद्रोही, सबसे क्रांतिकारी और सबसे गलत समझे गए दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के उस सबसे प्रसिद्ध और सबसे विवादास्पद विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। यह विचार, शक्ति की इच्छा, हमें यह सिखाता है कि हमारी असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से है। यह हमें एक कलाकार की तरह अपनी जिंदगी को, अपनी कमजोरियों को एक खूबसूरत कलाकृति में बदलने की प्रेरणा देता है। क्या आप तैयार हैं शक्ति के उस असली मतलब को जानने के लिए, जो आपको एक विजेता नहीं, बल्कि एक निर्माता बना सकता है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, वो नाम जिससे दुनिया डरती है। शक्ति की इच्छा का गलत मतलब। चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत उस सबसे विशाल, उस सबसे अंधेरी गलत फहमी को दूर करने से करते हैं, जो शक्ति की इच्छा इस एक विचार के साथ जुड़ी हुई है। जब भी हम यह शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत कुछ बहुत ही भयानक तस्वीरें और नाम उभरते हैं, जैसे कि तानाशाही, क्रूरता, साम्राज्यवाद और सबसे अधिक एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि नाजियों ने फ्रेडरिक नीत्शे के दर्शन को और खासकर उनके शक्ति की इच्छा और सुपरमैन के विचारों को अपनी घृणित विचारधारा को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने शक्ति की इच्छा का मतलब निकाला आर्य नस्ल की दूसरी, कमजोर नस्लों पर राज करने की प्राकृतिक इच्छा, और उन्होंने सुपरमैन का मतलब निकाला एक मास्टर रेस का सदस्य। इस भयानक दुरुपयोग के कारण नीत्शे का नाम और उनका यह विचार सदियों तक के लिए कलंकित हो गया। बहुत सारे लोगों के लिए शक्ति की इच्छा का मतलब आज भी वही है, दूसरों पर हावी होना, उन्हें नियंत्रित करना और अपनी ताकत का क्रूरता से प्रदर्शन करना। यह एक ऐसी दुनिया की तस्वीर है जहां ताकतवर कमजोर को कुचल देता है, और यही प्रकृति का नियम है। अगर आप भी अब तक यही समझते आए हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यह नीत्शे के विचार का सबसे दुखद और सबसे बड़ा झूठ है। यह उनके दर्शन की आत्मा के ठीक उल्टा है। तो इस चैप्टर में, इससे पहले कि हम यह समझें कि शक्ति की इच्छा क्या है, हमें यह समझना होगा कि वो क्या नहीं है। नीत्शे के लिए दूसरों पर राजनीतिक या शारीरिक रूप से हावी होने की यह जो इच्छा है, यह शक्ति की इच्छा का उच्चतम रूप नहीं, बल्कि उसका सबसे निम्नतम, सबसे आदिम और अक्सर सबसे कमजोर रूप है। सोचिए, एक तानाशाह को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए लगातार डर, हिंसा और दमन का सहारा लेना होता है। वो अपनी प्रजा से, अपने ही जनरलों से, हर किसी से डरता है। क्या यह सच्ची ताकत है, या ये एक गहरी, एक आंतरिक कमजोरी का, एक असुरक्षा का प्रदर्शन है? नीत्शे कहेंगे कि यह कमजोरी है। तो शक्ति क्या नहीं है? यह किसी दूसरे इंसान पर आपका नियंत्रण नहीं है। यह आपके बैंक अकाउंट में मौजूद पैसा नहीं है। यह आपकी राजनीतिक कुर्सी नहीं है। यह आपकी सेना की ताकत नहीं है। ये सब बाहरी चीजें हैं जो आज हैं और कल नहीं भी हो सकती। ये सब तो शक्ति के मुखौटे हैं, शक्ति का सार नहीं। नीत्शे हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी और बहुत ही प्रति सहज बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन रहता है, वो असल में खुद पर नियंत्रण खो चुका होता है। उसकी अपनी शक्ति की इच्छा इतनी कमजोर और इतनी दिशाहीन हो चुकी है कि वो उसे बाहर दूसरों पर थोप कर अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये हमें आज की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है।
हम अपने चारों तरफ ऐसे लोग देखते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाकर, उन पर अपनी हुकूमत चलाकर खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, चाहे वो ऑफिस का कोई बॉस हो या घर का कोई सदस्य। नीचे हमें एक नया चश्मा देते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि यह व्यवहार ताकत का नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक कमजोरी और खालीपन का संकेत है। तो अगर दूसरों पर हावी होना शक्ति नहीं है, तो फिर असली शक्ति क्या है? नीत्शे हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में देखने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि असली युद्ध बाहर दुनिया में नहीं लड़ी जाती। असली अखाड़ा तो हमारे अंदर है, और असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी अपनी बुरी आदतें, हमारा अपना आलस्य और हमारा अपना डर। तो नीत्शे की शक्ति की इच्छा का असली मतलब क्या है? उसका असली मतलब है आत्मविजय। उसका असली मतलब है आत्मनियंत्रण। यह अपने ही ऊपर शक्ति हासिल करने की इच्छा है। यह अपनी कमजोरियों को, अपनी सीमाओं को पार करने और खुद का एक बेहतर, एक मजबूत, एक ज्यादा रचनात्मक संस्करण बनने की एक सतत, एक अंतहीन इच्छा है। यह एक बहुत विशाल और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। इसने शक्ति को एक विनाशकारी, एक बाहरी ताकत से बदलकर एक रचनात्मक, एक आंतरिक ताकत में बदल दिया है। लेकिन यह विचार इतना सरल और इतना सकारात्मक है, तो फिर यह इतना गलत कैसे समझा गया? इसके पीछे एक और, एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही नाटकीय कहानी है। यह कहानी है एक किताब की, एक ऐसी किताब की जिसे नीत्शे ने कभी नहीं लिखा। चैप्टर नंबर 2, वो किताब जो कभी नहीं लिखी गई। एक बहन का धोखा और विचारों का अपहरण। ये जानना आपके लिए शायद सबसे अधिक आश्चर्य होगा, लेकिन सच ये है कि फ्रेडरिक नीत्शे ने द विल टू पावर नाम की कोई भी किताब कभी नहीं लिखी। तो फिर यह किताब, जो इतनी प्रसिद्ध है और जिस पर हम ये ऑडियो बुक बना रहे हैं, वो आई कहां से? इसकी कहानी नीत्शे के अपने जीवन की त्रासदी और उनके विचारों के साथ हुए एक बहुत विशाल धोखे की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं और कैसे उन्हें गलत हाथों में होने पर उनका कितना भयानक दुरुपयोग किया जा सकता है। 1889 में सिर्फ 44 साल की उम्र में फ्रेडरिक नीत्शे का मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से गिर गया। वे अपने जीवन के आखिरी 11 साल पूरी तरह से एक मानसिक अंधकार में, लगभग एक बच्चे की तरह, अपनी मां और अपनी बहन की देखभाल में बिताएंगे। लेकिन अपने इस पतन से ठीक पहले के सालों में, यानी 1880 के दशक में, वे अविश्वसनीय रूप से उत्पादक थे। उन्होंने अपनी सारी महान रचनाएं, जैसे कि 10 स्पोक जरथुस्त्र, बियॉन्ड गुड एंड एविल और ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स, इसी दौरान लिखी। इसी समय वे एक बहुत विशाल और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी काम करने का सपना देख रहे थे। वे एक ऐसी किताब लिखना चाहते थे जो उनके पूरे दर्शन का सार हो, उनकी मैग्नम ओपस हो। और उस किताब का एक संभावित शीर्षक उन्होंने सोचा था, द विल टू पावर, एन अटेम्प्ट एट ए रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज। ये उनका अंतिम, उनका सबसे महत्वपूर्ण हमला होने वाला था, पश्चिमी दर्शन और नैतिकता की पूरी 2000 साल पुरानी परंपरा पर। लेकिन वे इस किताब को कभी भी एक व्यवस्थित रूप में लिख नहीं पाए। उनकी यह योजना सिर्फ उनके नोटबुक्स में ही बिखरी रही। नीत्शे अपने साथ हमेशा एक नोटबुक रखते थे और वे उसमें अपने विचार, अपने सूत्र, अपनी योजनाओं के ड्राफ्ट और अपने अधूरे तर्कों को लिखते रहते थे। ये नोटबुक्स उनके दिमाग की एक प्रयोगशाला की तरह थीं, एक ऐसी जगह जहां वे अपने विचारों के साथ खेलते थे, उन्हें परखते थे और उन्हें अलग अलग दिशाओं में धकेलते थे। इनमें से कई विचार आधे अधूरे, प्रयोगात्मक और अक्सर एक दूसरे का खंडन करने वाले भी थे। नीत्शे की मृत्यु के बाद उनकी इन सभी नोटबुक्स का नियंत्रण उनकी बहन एलिजाबेथ फोर्स्टर नीत्शे के हाथों में आ गया और यहीं से त्रासदी की शुरुआत हुई। एलिजाबेथ अपने भाई से बहुत प्यार तो करती थी, लेकिन वो उनके दर्शन की गहराई और उसकी सूक्ष्मता को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। और इससे भी बुरी बात, वे एक बहुत ही कट्टरपंथी जर्मन राष्ट्रवादी और एक यहूदी विरोधी महिला थीं। यानी वे उन सभी चीजों में विश्वास करती थीं जिनसे नीत्शे खुद अपनी पूरी जिंदगी नफरत और घृणा करते थे। एलिजाबेथ ने अपने भाई की इन बिखरी हुई, अव्यवस्थित नोटबुक्स को लिया और उन्होंने खुद को अपने भाई के दर्शन का संपादक बना लिया। उन्होंने उन हजारों नोट्स में से अपनी मर्जी से, अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ चुनिंदा नोट्स को चुना।
उन्होंने उन नोट्स को उनके मूल संदर्भ से बाहर निकाला, उन्हें एक दूसरे से काटा जोड़ा और उन्हें एक ऐसी व्यवस्थित किताब का रूप दे दिया जो नीत्शे कभी लिखना ही नहीं चाहते थे। और उसी किताब का नाम उन्होंने रखा द विल टू पावर। यह एक बहुत विशाल बौद्धिक अपराध था। एलिजाबेथ ने अपने भाई के गतिशील, काव्यात्मक और अक्सर विरोधाभासी दर्शन को एक कठोर, एक सिद्धांतवादी और एक बहुत ही आक्रामक लगने वाली विचारधारा में बदल दिया। उन्होंने उन सभी हिस्सों पर ज्यादा जोर दिया जो शक्ति, युद्ध और अभिजात वर्ग की बात करते थे, और उन सभी हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया जो आत्मविजय, रचनात्मकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते थे। और फिर दशकों बाद जब जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हुआ, तो एलिजाबेथ ने अपने भाई के इस संपादित और विकृत दर्शन को नाजियों को एक तोहफे के रूप में पेश कर दिया। उन्होंने हिटलर को नीत्शे आर्काइव में आमंत्रित किया और हिटलर ने भी नीत्शे को अपने आधिकारिक दार्शनिकों में से एक के रूप में अपना लिया। इस तरह एक ऐसा दार्शनिक जिसने राष्ट्रवाद, यहूदी विरोध और झुंड की मानसिकता से सबसे ज्यादा नफरत की, उसी को इन सब चीजों का सबसे बड़ा प्रतीक बना दिया गया। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा स्रोत पर वापस जाना चाहिए। हमें किसी की व्याख्या को, चाहे वो कितनी भी आधिकारिक क्यों न लगे, उसे अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए। आज के विद्वान द विल टू पावर किताब को एक बहुत ही अविश्वसनीय और एक बहुत ही समस्याग्रस्त स्रोत के रूप में देखते हैं, और वे नीत्शे के शक्ति की इच्छा के असली विचार को खोजने के लिए उन किताबों की ओर लौटते हैं जिन्हें नीत्शे ने खुद अपने जीवन काल में प्रकाशित किया था। तो अगर यह किताब एक धोखा है, तो फिर शक्ति की इच्छा का असली मतलब क्या है? चलिए अब हम उस धोखे की परतों को हटाकर उस असली, उस प्रामाणिक विचार के दिल में उतरते हैं, जैसा कि नीत्शे खुद हमें बताना चाहते थे। चैप्टर नंबर 3, जब जीना ही शक्ति है, शक्ति की इच्छा का असली मतलब। अब जब हमने उस गलतफहमी और उस धोखे के बादलों को हटा दिया है, तो चलिए अब हम साफ आसमान में शक्ति की इच्छा के असली, उसके सकारात्मक और उसके जीवन प्रेमी अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले छुआ था, नीत्शे के लिए शक्ति का मतलब दूसरों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण है। यह आत्म विजय की, आत्म उत्कर्ष की एक अंतहीन इच्छा है। लेकिन यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। नीत्शे के लिए यह एक मेटाफिजिकल सिद्धांत है। यह इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे जीवन को चलाने वाली सबसे मौलिक, सबसे बुनियादी शक्ति है। नीत्शे यहाँ चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को लेते हैं और उसे एक कदम और आगे, एक कदम और गहरा ले जाते हैं। डार्विन ने कहा था कि सभी जीवों की सबसे बुनियादी इच्छा है आत्मसंरक्षण, यानी बस किसी तरह से जीवित रहना। नीत्शे कहते हैं कि नहीं, ये पूरी कहानी नहीं है। यह तो एक बहुत ही कमजोर और एक बहुत ही नकारात्मक व्याख्या है। जीवन सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता, जीवन तो और ज्यादा होना चाहता है। जीवन आगे चाहता है, फैलना चाहता है और अपनी शक्ति का निर्वहन करना चाहता है। सोचिए एक बीज के बारे में। क्या एक बीज का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मिट्टी के नीचे सुरक्षित पड़े रहना है, यानी जीवित रहना है? नहीं। एक बीज अपनी पूरी ताकत लगाकर, मिट्टी को फाड़ कर, अंधेरे से निकलकर रोशनी की ओर जाता है। वो एक छोटा सा पौधा बनता है, फिर एक विशाल वृक्ष। वो अपनी जड़ों को चट्टानों के बीच से भी निकाल लेता है। वो दूसरे वृक्षों के साथ धूप के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा है, वो थ्राइव कर रहा है। वो अपनी पूरी क्षमता को व्यक्त कर रहा है। यही नीत्शे के लिए शक्ति की इच्छा का एक जीवंत उदाहरण है। यह इच्छा हर जीवित चीज में मौजूद है। एक शेर जो शिकार करता है, वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं करता। वो अपनी ताकत, अपनी गति और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए भी शिकार करता है। दो हिरण जो सींगों से लड़ते हैं, वे सिर्फ एक मादा के लिए नहीं लड़ रहे होते। वे यह भी साबित कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। नीत्शे कहते हैं कि आत्मसंरक्षण तो शक्ति की इच्छा का एक साइड इफेक्ट मात्र है। जो जीव अपनी शक्ति को सफलतापूर्वक व्यक्त करता है, वो जीवित रह ही जाता है। और यह सिद्धांत सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। नीत्शे इसे पूरे ब्रह्मांड पर लागू करते हैं। हर शक्ति, हर ऊर्जा अपनी सीमाओं को पार करने और दूसरी शक्तियों पर हावी होने की कोशिश कर रही है। यह एक सतत, एक शाश्वत संघर्ष है। अब चलिए इस विचार को हम इंसानों पर लागू करते हैं। अगर हमारी भी सबसे गहरी इच्छा शक्ति की इच्छा है,
तो ये हमारे जीवन में कैसे प्रकट होती है? नीत्शे कहते हैं कि यह कई अलग अलग और अक्सर बहुत ही सूक्ष्म और रचनात्मक तरीकों से प्रकट होती है। एक वैज्ञानिक जो एक बहुत ही मुश्किल समस्या को सुलझाने के लिए दिन रात सालों तक मेहनत करता है, वो क्या कर रहा है? वो शक्ति की इच्छा को ही तो व्यक्त कर रहा है। वो अज्ञात के उस अराजक संसार पर अपनी बुद्धि और अपने तर्क के नियम को, अपनी व्यवस्था को थोपने की कोशिश कर रहा है। वो अज्ञान पर विजय पाने की कोशिश कर रहा है। एक कलाकार जो पत्थर के एक बेजान टुकड़े को लेता है और उसे तराश कर एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, वो क्या कर रहा है? वो उस आकारहीन पदार्थ पर अपनी कल्पना और अपने कौशल के रूप को थोप रहा है। वो अराजकता को एक सुंदर व्यवस्था में बदल रहा है। यह शक्ति की इच्छा का एक रचनात्मक प्रकटीकरण है। एक एथलीट जो अपने शरीर को उसकी सीमाओं से भी परे धकेलता है, जो और तेज दौड़ने और ऊंचा कूदने की कोशिश करता है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी ही शारीरिक कमजोरियों पर, अपनी ही थकावट पर विजय पाने की कोशिश कर रहा है। यह आत्म विजय है। यहां तक कि एक संत या एक तपस्वी जो अपनी इच्छाओं को, अपनी भूख को और अपनी वासनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वो भी नीत्शे के अनुसार एक बहुत ही सूक्ष्म और एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति की इच्छा को ही व्यक्त कर रहा है। वो अपने ही अंदर के जानवर पर, अपनी ही प्रकृति पर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, शक्ति की इच्छा का मतलब विनाश नहीं, निर्माण है। यह अराजकता को व्यवस्था में, कमजोरी को ताकत में और कच्चे माल को एक कलाकृति में बदलने की एक सतत, एक अंतहीन प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं से, अपनी आगे जाने की इच्छा से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। यह तो जीवन का, हमारे अपने अस्तित्व का सबसे मौलिक और सबसे स्वस्थ संकेत है। सवाल यह नहीं है कि आपके अंदर शक्ति की इच्छा है या नहीं, क्योंकि वो तो हम सब में है। सवाल यह है कि आप उस इच्छा को कैसे व्यक्त करते हैं। क्या आप उसे दूसरों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या आप उसे खुद को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? लेकिन यह विचार और भी गहरा हो जाता है। चैप्टर नंबर 4, जब मूल्य पैदा होते हैं, मालिक और गुलाम की नैतिकता। अब हम नीचे के शक्ति की इच्छा के सिद्धांत के उस हिस्से में आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। नीचे इस सिद्धांत का इस्तेमाल सिर्फ यह समझाने के लिए नहीं करते कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह समझाने के लिए भी करते हैं कि हम क्या मानते हैं। वे कहते हैं कि हमारी नैतिकता, हमारी अच्छाई और बुराई की पूरी अवधारणा, वो भी इसी शक्ति की इच्छा का ही एक प्रकटीकरण है। ये कोई आसमान से उतरी हुई कोई शाश्वत सच्चाई नहीं है। ये तो अलग अलग तरह के लोगों द्वारा अपनी शक्ति की इच्छा को व्यक्त करने के लिए बनाए गए मूल्य हैं। और नीत्शे कहते हैं कि इतिहास में मुख्य रूप से दो तरह की नैतिकताएं पैदा हुई हैं, जो दो अलग अलग तरह की शक्ति की इच्छा से निकलती हैं। पहली है मालिक की नैतिकता। यह नैतिकता उन लोगों द्वारा बनाई गई है जो शक्तिशाली हैं, जो कुलीन हैं, जो स्वस्थ हैं, जो साहसी हैं और जो जीवन से भरपूर हैं। उनकी शक्ति की इच्छा सक्रिय, आत्मविश्वास से भरी हुई और बाहर की ओर बहने वाली है। ये लोग किसी और से नहीं पूछते कि क्या अच्छा है। वे तो बस अपने अंदर देखते हैं। वे अपने ही गुणों को, अपनी ही ताकत को, अपने ही गर्व को और अपने ही जीवन प्रेमी स्वभाव को देखते हैं और कहते हैं, यही अच्छा है। अच्छा होना उनके लिए शक्तिशाली होना, साहसी होना और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना है। और फिर वे उन लोगों को देखते हैं जो उनसे अलग हैं, जो कमजोर हैं, जो डरपोक हैं, जो बीमार हैं, और वे उन्हें खराब कहते हैं। यह खराब कोई नैतिक निंदा नहीं है, यह तो बस एक तथ्य का बयान है, एक तरह की अवमानना है। मालिक कमजोरों से नफरत नहीं करता, वो तो बस उन्हें अपने से कमतर, अपने से तुच्छ समझता है। ये एक बहुत ही सीधी सादी, एक बहुत ही जीवन प्रेमी और एक बहुत ही हाँ कहने वाली नैतिकता है। ये हमें प्राचीन ग्रीक नायकों जैसे कि अकिलीज या रोमन अभिजात वर्ग की याद दिलाती है। लेकिन अब आती है कहानी का दूसरा और नीत्शे के अनुसार कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा जटिल हिस्सा। वो है गुलाम की नैतिकता। यह नैतिकता उन लोगों के मन से पैदा हुई है जो कमजोर हैं, जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं। उनकी शक्ति की इच्छा कुंठित और प्रतिक्रियाशील है। वे शारीरिक रूप से अपने मालिकों से बदला नहीं ले सकते,
वे उन्हें हरा नहीं सकते। तो वे अपनी शक्ति की इच्छा को एक बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत ही चालाक और एक बहुत ही रचनात्मक मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करते हैं। वे एक मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। वे नैतिकता की पूरी बाजी ही पलट देते हैं। यह कैसे होता है? यह होता है रिसेंटिमेंट से। यह सिर्फ गुस्सा या नफरत नहीं है। यह एक गहरा, एक जहरीला, एक नपुंसक गुस्सा है जो कमजोर के मन में ताकतवर के खिलाफ धीरे धीरे पनपता है। और इसी जहर से गुलाम की नैतिकता का जन्म होता है। चूंकि गुलाम अपने मालिक को वास्तविक दुनिया में नहीं हरा सकता, इसलिए वो उसे एक काल्पनिक दुनिया में हराता है। वो मालिक के हर उस गुण को जिसे वो अच्छा कहता था, उसे एक नया, एक बहुत ही भयानक नाम दे देता है। बुराई। अब ताकतवर होना बुराई है, गर्व करना पाप है, अमीर होना अनैतिक है। और फिर गुलाम अपनी उन सभी कमजोरियों को, अपनी उन सभी मजबूरियों को जिन्हें मालिक खराब कहता था, उन्हें एक नया, एक बहुत ही पवित्र नाम दे देता है, अच्छाई। अब कमजोर होना अच्छा है, यानी धन्य हैं वे जो विनम्र हैं। गरीब होना अच्छा है, यानी स्वर्ग का राज्य गरीबों के लिए है। पीड़ा सहना अच्छा है, यानी धन्य दो हैं वे जो शोक करते हैं। बदला न ले पाना भी अब क्षमा का एक महान गुण बन गया है। क्या आप इस अविश्वसनीय मनोवैज्ञानिक चाल को देख पा रहे हैं? गुलाम ने अपनी हर कमजोरी को एक ताकत में और मालिक की हर ताकत को एक कमजोरी में बदल दिया है। यह इतिहास की सबसे प्रमुख, सबसे सफल और सबसे अदृश्य गुलामों की बगावत थी। नीत्शे इस गुलाम नैतिकता का स्रोत यहूदी धर्म में और फिर उसके चरम रूप को ईसाई धर्म में पाते हैं। उनका मानना है कि इसी गुलाम नैतिकता ने अपनी प्रेम और दया की अपील के माध्यम से धीरे धीरे पूरी पश्चिमी दुनिया पर और यहां तक कि मालिकों पर भी कब्जा कर लिया। और आज हम सब, चाहे हम जानते हों या नहीं, हम उसी गुलाम नैतिकता की दुनिया में जी रहे हैं, जहां विनम्रता, दया और आत्मत्याग को सबसे प्रमुख गुण माना जाता है। यह हमें अपने ही मूल्यों पर बहुत ही गहराई से सवाल उठाने पर मजबूर करता है। जिन चीजों को हम अच्छा मानते हैं, क्या वे सच में अच्छी हैं या वे सिर्फ एक पुरानी, एक छिपी हुई कमजोरी का नतीजा है? क्या हमारी नैतिकता हमें मजबूत बनाती है या कमजोर? नीत्शे हमें कोई जवाब नहीं देते। वे तो बस एक बहुत ही असहज करने वाला आईना हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन यह शक्ति की इच्छा जो मूल्य बनाती है, वो सिर्फ अच्छाई और बुराई तक ही सीमित नहीं है। चैप्टर नंबर 5, सच की इच्छा या शक्ति की इच्छा। जब ज्ञान भी एक हथियार बन जाता है। नीत्शे का शक्ति की इच्छा का यह विनाशकारी विश्लेषण सिर्फ नैतिकता पर ही नहीं रुकता। वो इसे और भी गहरे, और भी ज्यादा बुनियादी स्तर पर ले जाते हैं। और वो इसे हमारी सत्य और ज्ञान की अवधारणा पर ही लागू कर देते हैं। हम सब ये मानकर चलते हैं कि सत्य की खोज एक बहुत ही शुद्ध, एक बहुत ही निर्दोष और एक बहुत ही महान मानवीय गतिविधि है। हम मानते हैं कि दार्शनिक और वैज्ञानिक किसी भी व्यक्तिगत फायदे के बिना सिर्फ सच्चाई को, जैसी वो है, उसे जानने के लिए काम करते हैं। नीत्शे इस पूरी आरामदायक तस्वीर पर एक बहुत विशाल और एक बहुत ही निंदक लगने वाला सवालिया निशान लगा देते हैं। वे पूछते हैं, क्या हम सच में सत्य चाहते हैं या हम कुछ और ही चाहते हैं? उनका साहसिक और चौंकाने वाला जवाब है कि जिसे हम सत्य की इच्छा कहते हैं, वो असल में शक्ति की इच्छा का ही एक बहुत ही सूक्ष्म और एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। यह कैसे काम करता है? नीत्शे कहते हैं कि यह दुनिया, जैसा कि हेराक्लिटस ने कहा था, एक सतत प्रवाह, एक सतत बनने की प्रक्रिया है। यह अराजक, विरोधाभासी और हमारी समझ से परे है। और यह चीज, यह अराजकता, यह अनिश्चितता हमें डराती है। हम एक ऐसी दुनिया में जीना चाहते हैं जो स्थिर, व्यवस्थित और अनुमान लगाने योग्य हो। तो हम क्या करते हैं? हम अपनी बुद्धि और अपनी भाषा का इस्तेमाल करके इस अराजक प्रवाह के ऊपर एक स्थिर, एक तार्किक और एक सरल दुनिया का एक जाल बिछा देते हैं। हम चीजों को नाम देते हैं, हम उन्हें श्रेणियों में बांटते हैं, हम कारण और प्रभाव के नियम बनाते हैं। हम यह सब इसलिए नहीं करते क्योंकि दुनिया सच में ऐसी है। हम यह सब इसलिए करते हैं ताकि हम दुनिया को अपनी समझ के नियंत्रण में ला सकें, ताकि हम उस पर महारत हासिल कर सकें, ताकि हम उसमें जी सकें। तो सत्य क्या है? नीत्शे अपनी एक प्रसिद्ध उक्ति में कहते हैं, सत्य रूपकों का एक चलता फिरता दस्ता है।
सत्य वो भ्रम हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं कि वे भ्रम हैं। इसका मतलब है कि जिसे हम वस्तुनिष्ठ सत्य कहते हैं, वो अक्सर सिर्फ एक खास तरह की व्याख्या ही होती है, एक खास दृष्टिकोण ही होता है, जो एक खास समय में एक खास समूह के लिए उपयोगी या जीवनवर्धक साबित हुआ है। विज्ञान को ही ले लीजिए। एक वैज्ञानिक क्या करता है? वो प्रकृति की इस अविश्वसनीय रूप से जटिल और अराजक हकीकत को लेता है और उसे कुछ सरल, सुरुचिपूर्ण और गणितीय नियमों में बदलने की कोशिश करता है। यह क्या है? यह भी तो शक्ति की इच्छा ही है, अराजकता पर एक व्यवस्था को थोपने की इच्छा। यह उपयोगी है, यह शक्तिशाली है, लेकिन क्या यह अंतिम सत्य है? नीत्शे कहेंगे, शायद नहीं। यह सिर्फ एक बहुत ही उपयोगी मानवीय व्याख्या है। यह हमें ज्ञान के प्रति एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही विनम्र रवैया सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सच हमेशा अधूरा, हमेशा परिप्रेक्ष्यात्मक और हमेशा अस्थायी होता है। यह हमें हठधर्मिता से बचाता है, यानी इस विश्वास से कि सिर्फ मेरा ही सच असली सच है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे सत्य का दावा अक्सर शक्ति के दावे से जुड़ा होता है। जो समूह समाज में शक्तिशाली होता है, वो अक्सर अपनी व्याख्या को ही वस्तुनिष्ठ सत्य के रूप में स्थापित कर देता है। यह एक बहुत ही बेचैन करने वाला विचार है। अगर कोई परम सत्य नहीं है, अगर सब कुछ सिर्फ व्याख्या ही है, तो क्या हम एक खतरनाक सापेक्षवाद में नहीं फंस जाते, जहां हर राय बराबर की वैध है? नीत्शे इस खतरे को समझते थे, लेकिन उनका समाधान यह नहीं था कि हम किसी एक पुराने सत्य को पकड़कर बैठ जाएं। उनका समाधान था इस सच्चाई को स्वीकार करना कि हम ही अपने सत्यों के निर्माता हैं और फिर इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से उठाना। लेकिन यह सब हमें उस सबसे विशाल संकट की ओर ले जाता है जिसकी नीत्शे ने भविष्यवाणी की थी। चैप्टर नंबर 6, जब सारे मूल्य शून्य हो गए, शून्यवाद और ईश्वर की मृत्यु। नीत्शे का शक्ति की इच्छा का यह लगातार चलने वाला विश्लेषण, जो हमारी नैतिकता और हमारे सत्य दोनों की नींव को खोखला कर देता है, हमें उस अंधेरी और गहरी खाई के किनारे पर ले आता है जिसकी नीत्शे ने सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी। उस खाई का नाम है शून्यवाद। शून्यवाद वो स्थिति है जब इंसान के जीवन के जो सर्वोच्च मूल्य थे, वे खुद ही अपना मूल्य खो देते हैं। ये वो भयानक एहसास है कि सब कुछ व्यर्थ है, कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है और कोई सत्य नहीं है। जैसा कि हमने नाइलिज्म की ऑडियो बुक में विस्तार से देखा था, नीत्शे के लिए इस शून्यवाद के संकट का सबसे मुख्य कारण था ईश्वर की मृत्यु। इसका मतलब था कि विज्ञान और तर्क के उदय के कारण ईश्वर में वो पुराना भोला भाला विश्वास अब संभव नहीं रहा था। और चूंकि हमारी पूरी पश्चिमी नैतिकता, हमारी अच्छाई और बुराई की पूरी अवधारणा उसी ईश्वर की नींव पर टिकी थी, इसलिए उस नींव के गिर जाने से अब यह पूरी इमारत ही गिरने के कगार पर थी। अब शक्ति की इच्छा का सिद्धांत इस शून्यवाद के संकट को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा व्यक्तिगत बना देता है। कैसे? क्योंकि यह हमें दिखाता है कि वो ईश्वर जिसे हम एक बाहरी, एक वस्तुनिष्ठ शक्ति मानते थे, वो भी असल में हमारी अपनी ही शक्ति की इच्छा का एक निर्माण था। हमने ही अपनी कमजोरी में, अपनी पीड़ा में और अपनी सुरक्षा की जरूरत में एक ऐसे सर्वशक्तिमान, एक ऐसे दयालु पिता की कल्पना की थी जो हमें इस क्रूर और अर्थहीन दुनिया में एक सहारा दे सके। हमने ही उस आसमान को अपने मूल्यों और अपने अर्थों से भरा था। और अब जब हम अपनी ही बौद्धिक ईमानदारी के कारण उस ईश्वर को मार चुके हैं, तो हम उस खालीपन का, उस शून्य का सामना कर रहे हैं जिसे हमने खुद ही बनाया है। अब आसमान खाली है। कोई भी हमें यह बताने वाला नहीं है कि हमें कैसे जीना चाहिए या क्या सही है और क्या गलत। नीत्शे कहते हैं कि यह शून्यवाद अलग अलग रूपों में आ सकता है। इसका एक रूप हो सकता है निराशा और थकावट। ये वो स्थिति है जब इंसान कहता है, अगर कोई मतलब नहीं है तो फिर कुछ भी करने का क्या फायदा। और वो एक आरामदायक, एक सुख सुविधाओं से भरी लेकिन पूरी तरह से अर्थहीन जिंदगी जीने लगता है। यह नीत्शे का अंतिम मानव है। लेकिन शून्यवाद का एक और, एक ज्यादा हिंसक रूप भी हो सकता है, और वो है विनाश की इच्छा। यह वो स्थिति है जब इंसान कहता है, अगर कुछ भी सच नहीं है तो फिर सब कुछ करने की अनुमति है। और वो अपनी कुंठा और अपनी निराशा को, इस दुनिया को और खुद को ही नष्ट करने में व्यक्त करता है।
शक्ति की इच्छा का सिद्धांत हमें यह भी समझाता है कि क्यों यह शून्यवाद इतना दर्दनाक है, क्योंकि यह हमारी उस सबसे गहरी, उस सबसे मौलिक इच्छा, यानी शक्ति की इच्छा के ही खिलाफ जाता है। शून्यवाद का मतलब है कुछ भी न चाहना, और नीत्शे कहते हैं, इंसान कुछ भी न चाहने से बेहतर है कि वो शून्य को ही चाहे। हमारी इच्छा को एक लक्ष्य चाहिए, एक मूल्य चाहिए, जिस पर वो अपनी शक्ति का निर्वहन कर सके। और जब सारे लक्ष्य और सारे मूल्य गिर जाते हैं, तो यह इच्छा खुद के ही खिलाफ मुड़ जाती है। तो क्या यही अंत है? क्या हम सब इसी शून्यवाद की अंधेरी रात में जीने के लिए अभिशप्त हैं? नीत्शे कहते हैं, नहीं। उनके लिए शून्यवाद एक अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है, एक बहुत ही दर्दनाक, लेकिन एक बहुत ही आवश्यक चरण है। यह एक पुल है जिसे हमें पार करना ही होगा। यह उस पुरानी, बीमार दुनिया की मृत्यु है, ताकि एक नई, एक ज्यादा स्वस्थ और एक ज्यादा शक्तिशाली दुनिया पैदा हो सके। लेकिन उस नई दुनिया का नायक कौन होगा? चैप्टर नंबर 7, जब इंसान एक पुल बन जाता है, ओवरमैन का आगमन। नीत्शे ने हमें शून्यवाद की उस भयानक खाई के किनारे पर तो ला खड़ा किया, लेकिन उन्होंने हमें वहां मरने के लिए नहीं छोड़ा। उनका पूरा दर्शन अंततः एक हाँ कहने वाला, एक जीवन प्रेमी दर्शन है। उनके लिए ईश्वर की मृत्यु और शून्यवाद का आगमन एक त्रासदी तो है, लेकिन यह एक महान अवसर भी है। एक ऐसी संभावना का द्वार है जो इंसानियत के लिए पहले कभी नहीं खुला था। यह अवसर है मनुष्य से आगे जाकर ओवरमैन या सुपरमैन बनने का। ये ओवरमैन कौन है? सबसे पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि यह कॉमिक्स का कोई सुपर हीरो नहीं है जो उड़ सकता है या जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, और न ही यह नाजियों का वो मास्टर रेस का सदस्य है। नीत्शे का ओवरमैन एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक आदर्श है। यह इंसानियत का अगला कदम है। नीत्शे कहते हैं, इंसान एक रस्सी है जो जानवर और ओवरमैन के बीच तनी हुई है, एक खाई के ऊपर एक रस्सी। इंसान में जो चीज महान है वो यह है कि वो एक अंत नहीं, बल्कि एक पुल है। तो यह ओवरमैन करता क्या है जो उसे साधारण इंसान से अलग बनाता है? ओवरमैन वो है जो शून्यवाद की सच्चाई का, यानी इस बात का कि दुनिया का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, पूरी हिम्मत के साथ सामना करता है, और वो इससे निराश नहीं होता, बल्कि वो इस परम स्वतंत्रता को, इस खाली कैनवास को एक उपहार के रूप में देखता है। अगर कोई बने बनाए मूल्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं अपने मूल्य खुद बनाने के लिए स्वतंत्र हूं। यहीं पर शक्ति की इच्छा का सिद्धांत अपनी सबसे रचनात्मक, अपनी सबसे सकारात्मक भूमिका में आता है। ओवरमैन अपनी शक्ति की इच्छा का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं करता। वो उसका इस्तेमाल खुद पर हावी होने के लिए, खुद को एक कलाकृति की तरह बनाने के लिए करता है। वो अपनी सभी भावनाओं, अपनी सभी इच्छाओं और अपनी सभी शक्तियों को लेता है और उन्हें एक एकल इच्छा के तहत, एक महान, एक रचनात्मक उद्देश्य के लिए अनुशासित करता है। ओवरमैन झुंड का जानवर नहीं है। वो समाज द्वारा दी गई अच्छाई और बुराई की बनी बनाई नैतिकता का पालन नहीं करता। वो अपनी नैतिकता का निर्माता खुद है। वो अपनी अच्छाई को अपनी ताकत से और अपनी बुराई को अपनी कमजोरी से परिभाषित करता है। ओवरमैन जीवन से, उसकी संपूर्णता में प्यार करता है। वो सिर्फ जीवन की खुशियों से ही नहीं, बल्कि उसके दुखों, उसके संघर्षों और उसकी पीड़ाओं से भी उतना ही प्यार करता है, क्योंकि वो जानता है कि यह सब एक ही पैकेज का हिस्सा है और महानता हमेशा महान पीड़ा से ही पैदा होती है। नीत्शे इसे अमोर फाती, यानी नियति से प्रेम कहते हैं। यह कहना कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा था और मैं चाहता था कि वो हो। और ओवरमैन की अंतिम परीक्षा है शाश्वत पुनरावृत्ति का विचार। नीत्शे कहते हैं, कल्पना करो एक दानव की जो एक रात तुम्हारे पास आए और कहे, यह जीवन जैसा कि तुम इसे अभी जी रहे हो और जी चुके हो, तुम्हें इसे एक बार फिर से और अनगिनत बार फिर से जीना होगा, और इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, बल्कि हर दर्द, हर खुशी, हर विचार और हर सांस, सब कुछ उसी क्रम में वापस आएगा। इस विचार को सुनकर एक साधारण इंसान शायद निराशा में जमीन पर गिर पड़ेगा, लेकिन ओवरमैन, वो खुशी से चिल्लाएगा, तुम एक देवता हो और मैंने इससे ज्यादा दिव्य कुछ नहीं सुना, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को इतनी संपूर्णता से, इतनी प्रामाणिकता से और इतने जुनून से जिया है
कि वो उसे अनंत बार फिर से जीने के लिए भी खुशी खुशी तैयार है। यह एक बहुत ही ऊंचा, एक बहुत ही मुश्किल आदर्श है। नीत्शे जानते थे कि ओवरमैन अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यह भविष्य की एक आशा है, एक लक्ष्य है जिसकी ओर हमें प्रयास करना है। यह हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है, क्या आप वो जीवन जी रहे हैं जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए फिर से जीना चाहेंगे? चैप्टर नंबर 8, शक्ति की इच्छा और शरीर। जब बुद्धि भी एक औजार बन जाती है। नीचे का शक्ति की इच्छा का दर्शन पश्चिमी दर्शन की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही गहरी परंपरा पर एक बहुत विशाल हमला है। और वो परंपरा है मन को शरीर से श्रेष्ठ मानने की परंपरा। प्लेटो से लेकर देकार्त तक दार्शनिकों ने हमेशा आत्मा, तर्क, बुद्धि और चेतना को इंसान का असली, उसका ऊंचा हिस्सा माना है, और शरीर को एक जेल, एक बाधा या एक नीची, एक पशुवत चीज माना है। नीत्शे इस पूरे पदानुक्रम को सिर के बल खड़ा कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह मन को शरीर से श्रेष्ठ मानना, यह भी गुलाम नैतिकता का ही एक लक्षण है। यह उन लोगों का दर्शन है जो जीवन से, उसकी शारीरिकता से, उसकी इच्छाओं से डरते हैं। नीत्शे के लिए शुरुआती बिंदु मन नहीं, शरीर है। शरीर ही हमारी पहली और सबसे मौलिक वास्तविकता है। हमारी तर्क बुद्धि, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, ये सब कुछ शरीर से अलग या उसके ऊपर नहीं है। ये तो शरीर का ही एक उपकरण, एक कार्य मात्र है। हमारा सोचना भी अंततः हमारी शारीरिक, हमारी सहज प्रवृत्तियों का ही एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। तो शक्ति की इच्छा कहाँ निवास करती है? वो किसी अमूर्त आत्मा में नहीं, वो हमारे शरीर में, हमारी सहज प्रवृत्तियों में, हमारी इच्छाओं में निवास करती है। ये जीवन की वो आदिम, वो मौलिक ऊर्जा है जो खुद को व्यक्त करना चाहती है, जो आगे जाना और फैलना चाहती है। तो फिर मन या तर्क बुद्धि का क्या काम है? क्या वो बेकार है? नीत्शे कहते हैं, नहीं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो मालिक नहीं है, वो सेवक है। एक स्वस्थ इंसान में, एक मालिक की नैतिकता वाले इंसान में, तर्क बुद्धि उन शक्तिशाली, उन आदिम इच्छाओं की सेवा करती है। वो उन्हें एक दिशा देती है, वो उन्हें अनुशासित करती है, ताकि वे खुद को एक ज्यादा शक्तिशाली और एक ज्यादा रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर सकें। यह एक सारथी की तरह है जो घोड़ों की ताकत को नियंत्रित करके उन्हें एक ही दिशा में दौड़ाता है। लेकिन एक बीमार इंसान में, एक गुलाम की नैतिकता वाले इंसान में क्या होता है? वहां तर्क बुद्धि उन सहज प्रवृत्तियों की दुश्मन बन जाती है। वो उन्हें पाप, बुराई या बीमारी कहकर उन्हें दबाने और नष्ट करने की कोशिश करती है। यह मन और शरीर के बीच एक गृह युद्ध की स्थिति है, और नीत्शे के अनुसार यह हमारी आधुनिक सभ्यता की सबसे प्रमुख बीमारी है। यह हमें हमारे अपने शरीर के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। हम अक्सर अपने शरीर को या तो एक वस्तु की तरह देखते हैं जिसे हमें सुंदर बनाना है, या फिर एक दुश्मन की तरह जिसकी इच्छाओं से हमें लड़ना है। नीत्शे हमें अपने शरीर को एक मित्र की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह और अपनी सबसे प्रमुख बुद्धिमत्ता के स्रोत के रूप में देखना सिखाते हैं। वे कहते हैं, शरीर एक महान तर्क है। तुम्हारी छोटी बुद्धि, जिसे तुम आत्मा कहते हो, वो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा उपकरण है। यह हमें एक ज्यादा समग्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसा जीवन जिसमें मन और शरीर के बीच एक सामंजस्य हो। हमें अपने शरीर की सुनना सीखना चाहिए, उसकी जरूरतों का सम्मान करना चाहिए और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक दिशाओं में लगाना चाहिए, न कि उसे दबाने में। शक्ति की इच्छा का असली प्रकटीकरण एक स्वस्थ, एक शक्तिशाली और एक नाचते हुए शरीर में होता है, जो जीवन को उसकी पूरी शारीरिकता के साथ हाँ कहता है। चैप्टर नंबर 9, अपनी जिंदगी की कलाकृति, एक कलाकार की तरह जीना। अब जब हमने शक्ति की इच्छा के अलग अलग पहलुओं को देख लिया है, तो अंत में यह सवाल उठता है कि यह सब हमें एक अच्छा जीवन जीने के बारे में क्या सिखाता है। नीत्शे के लिए अंतिम लक्ष्य है अपनी जिंदगी को ही एक कलाकृति में बदल देना। यह उनके दर्शन का सबसे सुंदर और सबसे रचनात्मक संदेश है। एक कलाकार क्या करता है? वो एक कच्चे, एक आकारहीन माल जैसे कि पत्थर या रंग को लेता है और उस पर अपनी इच्छा, अपनी शैली और अपनी दृष्टि को थोपकर उसे एक सुंदर, एक सार्थक और एक व्यवस्थित रूप देता है। वो अराजकता में से एक व्यवस्था का, एक कॉस्मोस का निर्माण करता है। नीत्शे कहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी के साथ यही करना चाहिए। हमारी जिंदगी भी अपनी शुरुआत में एक कच्चा माल है। भावनाओं, इच्छाओं,
सहज प्रवृत्तियों और बाहरी घटनाओं का एक अराजक मिश्रण। और हमारा यह काम है कि हम इस अराजक मिश्रण को लें और उसे एक शैली दें। हमें अपने जीवन का कलाकार बनना है। यह कैसे किया जाए? इसका मतलब है अपनी शक्ति की इच्छा का इस्तेमाल करके अपने अंदर की उन सभी अलग अलग और अक्सर विरोधाभासी ताकतों को एक एकल स्वाद के तहत, एक एकल इच्छा के तहत संगठित और अनुशासित करना। इसका मतलब है अपने लिए कुछ मूल्यों को चुनना और फिर अपनी पूरी जिंदगी को उन्हीं मूल्यों के अनुसार एक सुसंगत और एक सुंदर तरीके से जीना। यह खुद को बनाने की एक प्रक्रिया है। एक कलाकार की तरह आपको यह सीखना होगा कि कब किस चीज पर जोर देना है, कब किस चीज को छुपाना है और कब किसी कमजोरी को भी अपनी कलाकृति का एक दिलचस्प हिस्सा बना लेना है। यह हमें एक बहुत ही सक्रिय और एक बहुत ही रचनात्मक नैतिकता की ओर ले जाता है। अच्छा जीवन किसी बाहरी बने बनाए नियमों का पालन करना नहीं है। अच्छा जीवन अपने ही नियमों को, अपनी ही शैली को बनाना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण आजादी भी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी के दुखों और कुरूपताओं से भागना नहीं चाहिए। एक महान कलाकार अपनी कलाकृति में सिर्फ सुंदर चीजों को ही नहीं दिखाता, वो अंधेरे, पीड़ा और कुरूपता को भी एक हिस्सा बनाता है। और इस तरह वो अपनी कला को और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा सच्चा बनाता है। उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी की पीड़ाओं और अपनी असफलताओं को अपनी कहानी का एक आवश्यक और एक सार्थक हिस्सा मानना सीखना होगा। वे ही हमें वो गहराई और वो चरित्र देती हैं जो सिर्फ आसान खुशियों से कभी नहीं मिल सकती। अंत में एक कलाकार की तरह जीने का मतलब है अपनी जिंदगी को एक तमाशे के रूप में देखना, एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप खुद भी सराह सकें। यह अपने जीवन को इतनी अच्छी तरह से जीना है कि आप अंत में उस पर एक कलाकार की तरह हस्ताक्षर कर सकें और कह सकें, हाँ, यह मैंने बनाया है और यह अच्छा है। यह नीत्शे का अंतिम और सबसे जीवन प्रेमी संदेश है। यह हमें निष्क्रिय उपभोक्ताओं की तरह दूसरों की बनाई हुई जिंदगी जीने से रोकता है और हमें अपनी जिंदगी का एक सक्रिय, एक साहसी और एक रचनात्मक कलाकार बनने के लिए चुनौती देता है। चैप्टर नंबर 10, शक्ति की इच्छा को जीना। नीत्शे से आज के लिए सबक। हम फ्रेडरिक नीत्शे के इस सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादास्पद विचार, शक्ति की इच्छा की अपनी यात्रा के अंत पर हैं। हमने इसके गलत मतलबों के अंधेरे से लेकर इसके जीवन प्रेमी और रचनात्मक अर्थ के प्रकाश तक का सफर तय किया है। तो अंत में हम इस 19वीं सदी के विद्रोही दार्शनिक से अपनी इस 21वीं सदी की जिंदगी के लिए क्या व्यावहारिक सबक ले सकते हैं? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है अपनी महत्वाकांक्षा को एक सकारात्मक और एक रचनात्मक शक्ति के रूप में देखना। हमारा समाज अक्सर हमें सिखाता है कि महत्वाकांक्षी होना एक बुरी, एक स्वार्थी चीज है। नीत्शे हमें सिखाते हैं कि नहीं, आगे जाने की, खुद को बेहतर बनाने की और अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने की यह इच्छा, यह शक्ति की इच्छा, तो जीवन का सबसे स्वस्थ और सबसे मौलिक संकेत है। हमें अपनी इस आग को बुझाना नहीं है, हमें तो बस उसे सही दिशा देना सीखना है। एक ऐसी दिशा जो निर्माण की ओर ले जाए, विनाश की ओर नहीं। दूसरा सबक है अपनी युद्धों को समझदारी से चुनना। और सबसे बड़ी युद्ध हमेशा बाहर नहीं, अंदर होती है। दूसरों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने या दूसरों से अपनी तुलना करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें अपनी ऊर्जा को खुद पर नियंत्रण पाने में लगाना चाहिए। अपनी बुरी आदतों पर विजय पाएं, अपने डरों का सामना करें, एक नया कौशल सीखें, अपने शरीर को और मजबूत बनाएं। यही सच्ची शक्ति है और यही सच्ची जीत है। तीसरा सबक है अपने मूल्यों के प्रति एक सचेत और एक सक्रिय रवैया अपनाना। हम अक्सर अपने मूल्यों को बिना सोचे समझे अपने समाज या अपने परिवार से उधार ले लेते हैं। नीत्शे हमें चुनौती देते हैं कि हम अपने मूल्यों के निर्माता बने। खुद से पूछें, मेरे लिए क्या सच में मायने रखता है? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? और फिर उन मूल्यों के अनुसार जीने का साहस करें, भले ही वो भीड़ से अलग ही क्यों ना हो। चौथा और शायद सबसे सुंदर सबक है अपनी जिंदगी को एक कलाकृति की तरह देखना। यह हमें पूर्णता के बोझ से मुक्त करता है। एक कलाकृति परफेक्ट नहीं होती, वो दिलचस्प होती है, वो अनूठी होती है। हमें भी अपनी जिंदगी की अपूर्णताओं, अपनी गलतियों और अपनी कमजोरियों को
अपनी कहानी का एक हिस्सा मानना सीखना चाहिए। वे ही हमें वो चरित्र और वो गहराई देती हैं जो हमें अद्वितीय बनाता है। अंत में नीत्शे का शक्ति की इच्छा का दर्शन हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या आप उसका इस्तेमाल एक निष्क्रिय, एक प्रतिक्रियाशील जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, जो दूसरों की राय और उम्मीदों से चलता है? या आप उसका इस्तेमाल एक सक्रिय, एक रचनात्मक और एक आत्मनिर्देशित जीवन जीने के लिए कर रहे हैं? चुनाव आपका है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक दर्शन के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारे अंदर की सबसे गहरी इच्छा, शक्ति की इच्छा का इस्तेमाल हम खुद को और अपनी दुनिया को बदलने के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी महत्वाकांक्षा को सही दिशा दें, कैसे खुद पर विजय पाएं, कैसे अपने मूल्य खुद बनाएं और कैसे अपनी जिंदगी को एक कलाकृति की तरह जिएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी जिंदगी का एक महान कलाकार बनने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।